आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 40 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन जो 81 से शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, गांधी जी को भारत विभाजन के लिए किसने तैयार किया? गांधी जी को भारत विभाजन के लिए किसने तैयार किया? ऑप्शन 1 है लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन 3 है सरदार पटेल ने और ऑप्शन 4 है इनमें से सभी ने। तो दोस्तों, आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, इनमें से सभी ने। सभी ने कहीं ना कहीं गांधी जी को प्रयत्न किया मनाने का कि ये मान जाएं। ठीक है, वैसे गांधी जी का कथन था कि पाकिस्तान का विभाजन हमारे अस्थियों पे होगा, हमारे हड्डियों पे होगा, ऐसा ऐसा वो स्टेटमेंट देते रहे हैं, लेकिन विभाजन हुआ क्योंकि अपरिहार्य था। गांधी जी को भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिलकर तैयार किया। आगे है फ्रेंड्स, प्रशासन कार्यों के प्रबंधन अथवा उनके पूर्ण करने की एक प्रक्रिया है। प्रशासन कार्यों के प्रबंधन अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। यह व्याख्या किसकी है? दिमाग की, लूथर गुलिक की, एपी लवी की, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की। तो दोस्तों, आंसर जो हो जाएगा आपका 82 का जो आंसर है दोस्तों वह 2 हो जाएगा, लूथर गुलिक का। ठीक है, लूथर गुलिक का व्याख्या देखते हैं। लूथर गुलिक ने पोस्ट कोड की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन कार्यों के प्रबंधन अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। प्रशासन कार्यों के प्रबंधन अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे देखिए, आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन 1 है 3, 2 है 4, 3 है 5, 4 है 2। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 वर्गों में क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पहला का 3 आंसर सही है। व्याख्या देखिए, व्याख्या है फ्रेंड्स, आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है। आर्थिक विकास सर्वांगीण है। आर्थिक विकास का समस्त या अधिकांश भार सरकार पर आश्रित है। तीसरा पॉइंट है, सुनियोजित योजना द्वारा आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? मतदान को, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित होना, काम पाना। तो दोस्तों, काम पाना राजनीतिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन राजनीतिक अधिकार में सम्मिलित है। आंसर आपका 4 हो जाएगा, काम पाना। व्याख्या देखिए, राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत राजनीतिक प्रणाली में सक्रियता से भाग लेना शामिल है, जैसे मतदान, सरकार का विरोध या आलोचना, निर्वाचन होना आदि। जबकि काम पाना सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसामान्य से है। भारत के लिए एकमात्र आशा जनसामान्य से है। उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दृष्टि से किसका है? मृत
यह कथन। ठीक है, तो यह किसका कथन है ये बताना है ऑप्शन आपको। तो दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य से है। उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है। यह कथन किसका है? भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य से है। उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी का, ऑप्शन 2 है डॉक्टर अंबेडकर का, ऑप्शन 3 है स्वामी विवेकानंद का, ऑप्शन 4 है दयानंद सरस्वती का। तो दोस्तों यह आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा 85 का, स्वामी विवेकानंद का। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य से है। उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी। ऑप्शन 1 है 65 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक, 60 वर्ष की आयु तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 1 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक लोकसभा के संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपने पद पर बने रह सकते हैं या 6 वर्ष तक। व्याख्या देखिए। व्याख्या है फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 316(2) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक होने तक जो पहले हो वही मान्य होगा। अगर 6 वर्ष पहले हो गया तब भी उनको हटना पड़ेगा, अगर 65 वर्ष हो गया पहले तब भी उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। आगे है 87 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। यह कथन है। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। यह कथन है। किसका कथन है यह बताना है। ऑप्शन 1 है सीले का, ऑप्शन 2 है प्लेटो का, ऑप्शन 3 है अरस्तु का, ऑप्शन 4 है लाक का। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 1 सीले का। आंसर 1 आपका सही है, सीले का। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। यह कथन सीले का है। व्याख्या है फ्रेंड्स, सीले के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। निम्नलिखित विचारों में से किसका कथन है? निम्नलिखित विचारों में से किसका कथन है या निम्नलिखित विचारकों में से किसका यह कथन है यह बताना है। ऑप्शन 1 है फ्रांसीसी बेकन, ऑप्शन 2 है जॉन जाक रूसो, ऑप्शन 3 है क्यू काच, ऑप्शन 4 है CB मैकफर्सन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका 88 नंबर का 1 हो जाएगा, ये वाला फ्रांसीसी बेकन। व्याख्या देख लीजिए। फ्रांसीसी बेकन अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। यह कथन फ्रांसिस बेकन का है। यह कथन फ्रांसिस बेकन का है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही क्या है? आवश्यक है। यह कथन बेकन का है।
89 नंबर, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। यह कथन किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है? ऑप्शन 1 है गीटानो मास्का, ऑप्शन 2 है कार्ल पापर, ऑप्शन 3 है जे ए शुम्पीटर, ऑप्शन 4 है विल्फ्रेडो पैरेटो। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। विल्फ्रेड पैरेटो ही कहे हैं कि इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। व्याख्या है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक विल्फ्रेडो पैरेटो के अनुसार इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, अर्थात इतिहास में कुछ गिने चुने शासक वर्गों व प्रशासकों का उल्लेख मिलता है, न कि आम जनमानस का। 90 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसे राजनीतिक में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं, यह किसका कथन है? जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण के से अधिक और कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है लॉयड रूडॉल्फ का, ऑप्शन 2 है मोरिस जोन्स का, ऑप्शन 3 है एम.एन. श्रीनिवास का, ऑप्शन 4 है रजनी कोठारी का। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों नंबर 2 सही हो जाएगा। मोरिस जोन्स का ये कथन है। व्याख्या देख लीजिए, मोरिस जोन्स ने कहा है कि जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है। राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है, यह कथन मोरिस जोन्स का है। आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह किसका कथन है? सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? ब्राइस का, मैकाइबर का, लास्की का, मार्क्स का। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ये आपका पहला नंबर ब्राइस का। ये कथन किसका है? तो ब्राइस का है। व्याख्या देख लीजिए, स्वतंत्रता आधुनिक काल का प्रमुख राजनैतिक दर्शन है। स्वतंत्रता आधुनिक काल का प्रमुख राजनैतिक दर्शन है। ब्राइस ने कहा है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। 92 क्वेश्चन 92, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है जेम्स रोजनाचू का, 2 है मार्गिन थाउ का, 3 है फेलिक्स ग्रास का, 4 है थॉम्पसन का। तो दोस्तों आंसर जो हो जाएगा आपका 2 सही हो जाएगा। मार्गिन थाउ का कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र के बीच निरंतर होने वाली शक्तियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, मार्गेनथाउ ने कहा है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, मार्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल्य आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 93 क्वेश्चन फ्रेंड्स, समाजवादी राज्य को निम्न में से किसका रूप समझते हैं? समाजवादी राज्य को निम्न में से किसका रूप समझते हैं? राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य अनावश्यक बुराई है, राज्य कल्याणकारी संस्था है, राज्य एक अच्छी संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, राज्य कल्याणकारी संस्था है। राज्य क्या है? कल्याणकारी संस्था है, ऐसा समाजवादी मानते हैं। व्याख्या फ्रेंड्स देखिए,
समाजवाद में सर्वहारा की तानाशाही होती है। इस अवस्था में राज्य रहता है किंतु वह जनसाधारण के पक्ष में होता है। प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार कार्य करता है और उसे कार्य के अनुसार उपलब्धियां मिलती है। अतः समाज कल्याणकारी रूप में उपस्थित होता है। अतः राज्य कल्याणकारी स्वरूप में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है मैकाइबर, ऑप्शन 2 है अब्राहम, ऑप्शन 3 है लास्की, ऑप्शन 4 है कांट। तो दोस्तों यह आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर लास्की का है कथन। नंबर 3 सही हो जाएगा लास्की। ठीक है, 94 का क्वेश्चन का 3 व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। व्याख्या है फ्रेंड्स, लास्की के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर। मैकाइबर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? मैकाइबर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? ऑप्शन 1 है साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, ऑप्शन 2 है पुस्तकालयों की व्यवस्था, ऑप्शन 3 है कानून व्यवस्था का प्रबंध, ऑप्शन 4 है प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका पहला सही हो जाएगा, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण राज्य को नहीं करना चाहिए। व्याख्या देखिए, मैकाइबर के अनुसार राज्य को साहित्य और कला पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। कला और साहित्य किसी राष्ट्र या राज्य या संस्था की संस्कृति व सामाजिक विशेषताओं को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूरे के पूरे यहीं समाप्त होते हैं, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक कर दें फ्रेंड्स। आप अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्त आपसे यही उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया, सभी को नमस्कार, गुड नाइट दोस्तों।